Good morning. Let's continue our chapter 2 of history, New Kings and Kingdoms. New Kings and Kingdoms. Yesterday we have studied about Rajput and 400 taxes, prashishtis and land grants. And prashishti contain details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, administration in the kingdoms we have already studied. Let's start our new topic, that is warfare for wealth. Means warfare for wealth. warfare युद्ध, धन के लिए युद्ध करना, मीन्स मनी के लिए युद्ध करना. एंड you may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें मीन्स कि ईच रूलर के पास एक कोई ना कोई ईच रूलिंग डायनेस्टी, जो ईच रूलिंग डायनेस्टी थी या ईच रूलर की जो डायनेस्टी थी वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन. मीन्स कि उनकी जो डायनेस्टीज थी वो स्पेसिफिक रीजन तक थी, स्पेसिफिक रीजन थी. मीन्स प्रत्येक यू कैन से कि जो ईच डायनेस्टी थी उनका जो राजवंश था वो क्या था, उनका बेस्ड आउट क्या था, कोई बेस्ड आउट उनका स्पेसिफिक रीजन था. जो राजाओं का बेस्ड आउट था, बेस मीन्स कि जहाँ वो रूल करते थे उनकी जो डायनेस्टीज थी वो कौन से प्लेस पे थी, एक स्पेशल रीजन पे थी उनकी डायनेस्टी. एंड एट द सेम टाइम they tried to control other areas at the same time. और वो उसी टाइम कोशिश भी करते थे कि they try to control, वो ट्राई करते थे कि कंट्रोल कर ले अपने आसपास के और एरियाज को, अपने कंट्रोल में ले आए और अपने आसपास के एरिया को. एंड वन particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. Means कि one particularly prized area, एक you can say prized area मतलब विशेष एरिया, was the मतलब सरप्राइज एरिया, एक बहुत यूजफुल एरिया was the city of Kannauj in the Ganga Valley. गंगा वैली के किनारे कौन सी सिटी थी, दैट इज कन्नौज. और वो पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया थी, मीन्स कि बहुत यूजफुल. एंड फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट and Pal dynasties fought for control over Kannauj. For centuries से क्या हो रहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी आपस में लड़ रहे हैं. मीन्स कि फॉर सेंचुरीज से वो लोग लड़ते हुए आ रहे हैं. किस सिटी के लिए, कन्नौज के लिए. कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए वो हमेशा रूलर लड़ते हुए आ रहे हैं, हमेशा एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि वो कन्नौज पे अपना कंट्रोल कर पाए. एंड बिकॉज देयर वर थ्री parties in this law. Means because there were three, वहाँ पे 3 parties थी. मतलब इस जो
बैटल में there are three parties in the long drawn conflict. Historians often describe it as the tripartite struggle. ट्रिपरट्राइट स्ट्रगल मीन्स कि ये जो तीनों आपस में हमेशा इनकी जो लड़ाइयाँ थी मीन्स कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी, इन तीनों में लड़ाइयाँ हमेशा लंबे समय तक चलती रहती थी। और ये जो तीन लोग हैं हमेशा इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि हिस्टोरियंस ने भी इनके बैटल्स को मतलब इनके बैटल्स को डिस्क्राइब किया है। और इनके बैटल्स को कैसे डिस्क्राइब किया उन्होंने? ट्रिपरटाइटेड स्ट्रगल के रूप में। यू कैन से ट्रिपरटाइटेड मीन्स कि थ्री पार्टीज के स्ट्रगल को इन्होंने हिस्टोरियंस ने डिस्क्राइब किया है। एंड as we see up page number 62 and 66, rulers also try to demonstrate their power and resources by building large temples. As we will see, हम लोग देखेंगे our next chapter और next to next page number 62 और 66. Rulers also try to demonstrate their power and resources by building large temples. कि जो रूलर्स हैं उन्होंने मतलब ट्राई किया कि अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करें, मतलब अपनी पावर को काफ़ी डेवलप करें, बढ़ाएं और रिसोर्सेज को डेवलप करें, बढ़ाएं। और इसमें उन्होंने क्या किया? अपनी पावर रिसोर्सेज के लिए उन्होंने बाय बिल्डिंग्स लार्ज टेम्पल, वो बिल्डिंग्स मीन्स लार्ज टेम्पल्स को बनाने लग गए। एंड उन्होंने लार्ज टेम्पल्स को बनाना ट्राई किया, लार्ज टेम्पल्स को उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। एंड सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. When they attacked one another's kingdom, जब वो एक दूसरे के किंगडम्स पे अटैक करते थे, एक दूसरे के राजवंश पे राज्यों पर अटैक करते थे, तो वो लोग सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ करते थे? कौन सी प्लेसेस में? दे चूज टू टारगेट टेम्पल। दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल, हमेशा वो टेम्पल को टारगेट बनाते थे। एंड विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, वो हमेशा टेम्पल को टारगेट बनाते थे और कभी कभी तो वो टेम्पल बहुत ही ज़्यादा रिच रहता था, कभी कभी वो टेम्पल बहुत ज़्यादा रिचनेस थी। एंड You will read more about this in chapter 5. आप इसको chapter 5 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। One of the best known of the such rulers, one of the best known of such rulers is Sultan. Such ruler is Sultan. And Sultan, who is Sultan? An Arabic term meaning, ये एक सुल्तान एक अरेबिक टर्म है और इसकी मीनिंग है रूलर। सुल्तान एक अरेबिक टर्म है और उसकी मीनिंग क्या है? रूलर। एंड वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी एंड Afghanistan. And you can say best known जो रूलर थे, जो फेमस सुल्तान थे, that is महमूद ऑफ गजनी। वो महमूद ऑफ गजनी जो कि अफगानिस्तान के थे और he is the best known of such rulers, best known of such rulers. And he ruled from
from 997 to 1030 मीन्स कि उन्होंने रूल किया 997 से 1030 तक, मीन्स 1030 तक उन्होंने सिर्फ रूल किया। एंड an extended control over parts of Central Asia, Iran and northwestern part of the subcontinent। उन्होंने मीन्स कि जो सुल्तान थे महमूद ऑफ गजनी जो सुल्तान थे जो अफ़गानिस्तान के थे, उन्होंने 997 to 1030 तक अपना उन्होंने क्या किया, रूल किया। दैट इज उन्होंने रूल कब से कब तक स्टार्ट किया, 997 to 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। और उन्होंने कंट्रोल किया अपने उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया अदर्स रीजन्स को, अपने एक्सटेंड करने लग गए वो कंट्रोल ओवर। उन्होंने सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स को कंट्रोल किया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने ईरान और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को भी अपने कब्जे में, कंट्रोल में ले लिया। एंड ही रेडेड वर wealthy temples, he raided the subcontinent, he raided the subcontinent almost every year, his targets were wealthy temples। में कि उन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने अपना कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया था, he ruled from 997 to 1030। उन्होंने अपना कंट्रोल सेंट्रल एशिया के पार्ट में कंट्रोल बढ़ाना स्टार्ट किया, ईरान में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में भी उन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और वो हमेशा हर साल यू कैन से मीन्स कि ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, मतलब वो रेड करते थे या कंट्रोल करते थे, सब कॉन्टिनेंट पे हमला करते थे एवरी ईयर। हिज टारगेट वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात। और उनका जो टारगेट था, उनके जो टारगेट थे वो वेल्दी टेम्पल्स थे, उनके जो टारगेट थे वो वेल्दी टेम्पल्स थे इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ। और उन्होंने डिसाइड किया था कि दैट इज ही रेडेड दी सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो हमेशा हर साल ही रेड करेंगे, मतलब कंट्रोल ओवर दी करेंगे हर साल सब कॉन्टिनेंट पे, हर साल नए नए सब कॉन्टिनेंट पे वो कंट्रोल करेंगे ऑलमोस्ट एवरी ईयर। एंड हिज टारगेट वो वेल्दी टेम्पल, और उनका टारगेट क्या रहेगा, वेल्दी टेम्पल इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात। सोमनाथ उसका जो मेन टारगेट था, जो आपका सुल्तान थे, रिवाइज दैट, जो सुल्तान थे उनका अरेबिक टर्म था, ये एन अरेबिक टर्म है और इसका मीनिंग होता है रूलर। एंड वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज, जो बेस्ट नोन सच रूलर है, बेस्ट नोन सच रूलर कौन थे, हमारे सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। एंड महमूद ऑफ गजनी कहाँ के थे, दैट इज अफगानिस्तान के थे। और इन्होंने रूल कब किया था, दैट उन्होंने रूल किया था, महमूद गजनी ने रूल किया था 997 to 1030 तक। और उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था ओवर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया पे उन्होंने अपना कंट्रोल स्टार्ट कर दिया। एंड ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे भी उन्होंने अपना कंट्रोल रीजन पे स्टार्ट कर दिया था। और हर साल उन्होंने डिसाइड किया था, एवरी ईयर उन्होंने डिसाइड किया था कि वो सब कॉन्टिनेंट पे अपना राज्य हर साल अपने कॉन्टिनेंट पे, मतलब हर
कॉन्टिनेंट पे अपना राज्य करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और उनका जो मेन टारगेट था वो वेल्दी टेम्पल्स थे। उनके जो मेन टारगेट थे वो कौन से थे? वेल्दी टेम्पल्स, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ गुजरात। और उसमें से इंक्लूड क्या था? सोमनाथ का जो मंदिर था जो कि गुजरात में है, वो भी उस पर अटैक करना चाहते थे। कौन? गजनी, महमूद ऑफ गजनी। एंड Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people. He conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. To write an account of the subcontinent. And Sultan Mahmud, जो सुल्तान महमूद was also interested in finding out more about the people he conquered. और वो बहुत ही इंटरेस्ट सुल्तान महमूद जो थे जिन पे मीन्स कि जिन जिन सब कॉन्टिनेंट पे उन्होंने अपना राज्य किया, जिन जिन सब कॉन्टिनेंट पे उन्होंने अपना राज करना किया, कंट्रोल करना स्टार्ट किया, तो उन्हें क्या हुआ कि वो उनके बारे में जानना चाहते थे। Was also interested in find out more about the people he conquered and interested a scholar name. और वो उनके बारे में बहुत उनके था कि वो उनकी कई इंफॉर्मेशन जानना चाहते थे उनसे कि क्या मीन्स कि वो कैसा फील कर रहे हैं, डैट इज कई बातें जानना चाहते थे। यू कैन से महमूद ने अपने जो उन्होंने कॉन्टिनेंट को जीता था उन लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहते थे। एंड कई बातें जानना चाहते थे। इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम अल बिरूनी, इंटरेस्टेड द स्कॉलर, और उन्होंने अल बिरूनी एक राइटर थे। अल बिरूनी स्कॉलर नेम एक विद्वान थे। विद्वान को इस उपमहाद्वीप इस सब कॉन्टिनेंट का मीन्स कि उन्होंने क्या किया? इंटरेस्टेड ए स्कॉलर नेम अल बिरूनी टू राइट ए अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उन्होंने एक स्कॉलर नेम अल बिरूनी को वहाँ पे रखा, और जो लोग अपने बारे या उनके बारे में कहते थे या सब कॉन्टिनेंट के बारे में जो भी वो इन्फॉर्मेशन देते थे, अल बिरूनी ने उनको क्या कहा? उनको आप एक एक करके उसको लिखिए, एक एक करके उसको लिखिए। दैट कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल बिरूनी एक स्कॉलर थे, उनको लिखने के लिए कहा अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट के बारे में, क्योंकि वो पीपल से बहुत इंटरेस्टेड थे सुल्तान महमूद कि पीपल के बारे में जानने के लिए, कॉन्टिनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने ये किसको वर्क दिया? अल बिरूनी। एंड दिस अरेबिक वर्क नोन एज दी किताब उल हिंद, और ये जो अरेबिक वर्क है, इस अरेबिक वर्क को नोन एज क्या कहते हैं? किताब उल हिंद। और अरबी में ये लिखी गई थी। ये चीज़ किस में लिखी गई थी? अल बिरूनी ने किस में लिखी इस किताब को? उन्होंने किताब उल हिंद लिखा। वो भी कौन सी लैंग्वेज में? दैट इज अरेबिक। उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा? अरेबिक में। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियन, और ये बहुत ही हिस्टोरियन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स था, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ इंफॉर्मेशन में रिटर्न में रहती है तो हिस्टोरियन, आर्कोलॉजिस्ट, इन सबको समझने में हिस्टोरियंस को कभी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? एक सोर्सेस है अपनी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन जानना। एंड अरेबिक वर्क में उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? किताब उल हिंद लिखी। और रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर, ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए। एंड ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। उन्होंने फिर क्या किया कि जो हमारे हिस्टोरियंस थे, अल बिरूनी ने इसे
उन्होंने इसको मतलब कंसल्ट किया संस्कृत स्कॉलर से कि वो संस्कृत से उन्होंने कंसल्ट किया इसे लिखने के लिए। अल बिरूनी ने इसे मतलब इस अकाउंट को सब कॉन्टिनेंट मतलब किताब उल हिंद को लिखने के लिए उन्होंने किससे कंसल्ट किया था? संस्कृत स्कॉलर से, क्योंकि जिनके पास संस्कृत की नॉलेज थी वही हमारी हिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज दे सकते थे, क्योंकि जो हमारी प्रशिष्टीज थी, जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट थे, वो किस में लिखे थे? दैट इज डन इन संस्कृत। And other kings who engaged in warfare included the Chahman. Other kings who engaged in warfare included the Chahman. मीन्स कि जो चौहान लेटर नोन एज चौहान हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। जो अदर किंग्स थे हु एंगेज इन वारफेयर, जो अदर किंग्स थे वो लड़ाइयों में जो बिजी थे, वारफेयर में जो बिजी थे, तो उन्होंने क्या किया? इंक्लूडेड दी चहमान, उन्होंने युद्ध करने के लिए उनमें से अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर, युद्ध करने के लिए जो दूसरे राजा थे, दूसरे राजाओं में कौन से थे? चहमान भी थे, जो बाद में यू कैन से चहमान को हम लोगों ने लेटर नोन एज, हम उनको चौहान के नाम से जानते। एंड हु रोल चौहान लेटर नोन एज, पहले उनको चहमान कहते थे और जो बाद में थे वो चौहान के रूप में जाने गए। एंड हु रोल ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, और उन्होंने रूल किया अपने आसपास के एरिया पे, अपने आसपास के रीजन पे। एंड रीजन अराउंड किस के रीजन अराउंड? दिल्ली और अजमेर के जो आसपास के रीजन और एरिया थे उन पे उन्होंने रूल किया। युद्ध करने के लिए जो दूसरे किंग्स थे, किंग्स में चहमान भी थे, राजाओं के अलावा चहमान भी थे। एंड बाद में लेटर नोन एज उन्हें चौहान कहा गया। एंड हु रोल, उन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास के एरिया पे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। एंड कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। दे अटेम्प्टेड to expand their control to the west. They attempted to expand their control to the west and उन्होंने अटेम्प्ट किया, उन्होंने कंट्रोल करना कहाँ से स्टार्ट किया? टू द वेस्ट से एंड द ईस्ट, टू द वेस्ट से एंड द ईस्ट। उन्होंने वेस्ट से स्टार्ट किया और ईस्ट की तरफ वो जाने लग गए और उन्होंने एक्सपैंड किया अपने एरिया को, जहाँ अपने एरिया को उन्होंने एक्सपैंड किया। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्य, वहाँ पे चालुक्य ने उन्हें गुजरात के थे चालुक्य, दे वर अपोज्ड बाय द चालुक ऑफ गुजरात एंड द चालुक ऑफ गुजरात एंड द गहड़वाल of western Uttar Pradesh and the Gahड़वाल of Uttar Pradesh. They attempted to expand their control to the west. उन्होंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, वारफेयर करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपने एरिया को स्पैन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वेस्ट पे कंट्रोल किया, वेस्ट से एंड द ईस्ट तक वो कंट्रोल करते हुए जा रहे थे। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक ऑफ गुजरात एंड द गढ़वाल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वहाँ पे क्या हुआ, जहाँ उन्हें गुजरात के, वो तो एक वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे थे, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्य और
वेस्टर्न उत्तर गुजरात के चालुक्य और गढ़वाल जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे, उनसे भी उन्हें वहाँ पे अपोज मिला, मतलब बैटल करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी, बैटल करना पड़ा और लड़ाई करनी पड़ी। देन द बेस्ट नोन चहमान रूलर वॉज पृथ्वीराज III। जो बेस्ट रूलर थे चहमान के जो सबसे बेस्ट रूलर हुए वो कौन थे? पृथ्वीराज III। एंड who defeated an Afghan ruler named, and उन्होंने क्या जो द बेस्ट नोन चहमान रूलर वॉज पृथ्वीराज III who defeated an Afghan ruler named सुल्तान मोहम्मद गौरी in 1191, but lost to him the very next year in 1192. The best known ruler चहमान के में जो बेस्ट नोन रूलर थे वो कौन थे? पृथ्वीराज III। और उन्होंने कब तक शासन किया था? 1168 to 1192 and who defeated an Afghan ruler, और उन्होंने अफगान के रूलर को डिफीट किया था, और वो अफगान के रूलर कौन थे? सुल्तान महमूद गौरी थे। और उन्होंने कब डिफीट किया था? 1911 में उन्होंने उन पे कब्जा किया एंड बट लॉस्ट, लेकिन दिस टाइम तो उन्होंने कब्जा कर लिया था पृथ्वीराज III ने, बट नेक्स्ट ईयर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो हार गए। ही लॉस्ट एंड other kings who engaged in warfare included the चहमान। जो अदर किंग्स थे जो एंगेज रहते थे वारफेयर में, इंक्लूडेड उसमें चहमान्स भी थे, कुछ अदर राजा भी थे और चहमान्स भी थे, यू कैन से, एंड कुछ राजाओं में चहमान्स भी थे। एंड उन्होंने क्या किया? लेटर नोन एज दी चौहान। चहमान्स को हमने आगे जाके क्या नाम दिया? चौहान। एंड who ruled over the region, उन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास के एरिया में अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड, उन्होंने अटेम्प्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था और अपने एरिया को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया था। और अपने एरिया को उन्होंने एक्सपैंड करके कहाँ से ले गए थे? वेस्ट एंड द ईस्ट। उन्होंने वेस्ट से स्टार्ट किया और ईस्ट तक वो अपने एरिया पे कंट्रोल करते हुए जा रहे थे। बट यू कैन से कि वहाँ उनको अपोज करने के लिए कौन आ गया? वेयर दे वो अपोज बाय द चालुक्य ने, जो गुजरात के चालुक्य थे और जो गढ़वाल थे, गढ़वालों ने उनका अपोज किया और उनसे लड़ाई की, बट उनसे भी उनको टक्कर लेनी पड़ी, लड़ाई लेनी पड़ी। एंड द बेस्ट नोन चहमान, जो बेस्ट नोन चहमान थे, जो बेस्ट नोन चहमान रूलर थे, वो कौन थे? पृथ्वीराज III, जिन्होंने 1168 से 1192 तक राज्य रूल किया था। और हु डिफीटेड, उन्होंने अफगान रूलर को सुल्तान महमूद गौरी को 1911 में क्या किया? 1911 में डिफीट किया, बट ही लॉस्ट इट। नेक्स्ट ईयर ही वो फिर से हार गए। नेक्स्ट ईयर ही वो महमूद गौरी के सामने से हार गए। एंड क्लोजर लुक द चोलास, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द
Our next topic is the Udaipur, means कि उरैयूर से तंजावुर तक, उरैयूर से तंजावुर तक। उरैयूर से तंजावुर तक। एंड fluctuating frontier, you can see on map that is this is Chol Raj, Chol Raj. Chol, how did the Chols rise to power? जो चोल थे वो पावर में कैसे आए? जो चोल थे वो पावर में कैसे आए? A minor chiefly family known as the Mutriyar held power in the Kaveri Delta, जो कावेरी डेल्टा में एक यू कैन से कावेरी डेल्टा के पास मुट्रियार नाम से एक फेमस, यू कैन से फेमस और पावरफुल, यू कैन से अ माइनर चीफली। देखो एक माइनर चीफ थे, मीन्स कि छोटे से मुखिया, छोटे से माइनर, छोटे से चीफ फैमिली, ठीक है, माइनर से चीफ फैमिली मुखिया थे एज यू कैन से मुठियार दैट इज मुट्रियार थे। हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, मीन्स कि कावेरी डेल्टा के पास एक माइनर चीफ फैमिली रहती थी, जिन्होंने वहाँ पे अपना कब्जा कर रखा था, अपनी पावर के साथ कब्जा कर रहा था, और दैट इज कि उन्होंने अपनी पावर के वहाँ पे कब्जा कर रखा था। वो छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, यू कैन से कि वो मुखिया फैमिली के ही छोटा सा पार्ट थे मुखिया फैमिली के, बट उन्होंने कावेरी डेल्टा के पे कब्जा कर रखा था। एंड मीन्स कि छोटे से मतलब कम लोगों की वो क्या थी? पावर थी, कम लोगों की पावर थी। एंड they were subordinate to the Pallav kings of कांजीपुरम, एंड वे कांजीपुरम के पल्लव किंग्स के, वो कांजीपुरम के पल्लव के किंग के सबॉर्डिनेट थे। क्या थे? सबॉर्डिनेट। और किसके सबॉर्डिनेट थे? कांचीपुरम के पल्लव किंग्स के, कांचीपुरम के पल्लव किंग्स के सबॉर्डिनेट थे। एंड उरैया वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सबॉर्डिनेट थे। विजयालय who belonged to the ancient chief family of the Cholas from Udaipur, captured the delta from the Mutturiya in the middle of the 19th century. And पहले क्या था? हाउ डिड चोलाज ने अपनी डायनेस्टी या पावर को कैसे बढ़ाया? कावेरी डेल्टा के पास एक मुट्टुरियार नाम से फेमस एक छोटे से
चीफली माइनर से उनके एक फैमिली की सत्ता थी और उन्होंने क्या किया था, कावेरी डेल्टा के पास कब्जा किया था। एंड कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सबॉर्डिनेट थे। मीन जो कांचीपुरम के ये जो चीफ माइनर थे मुटियार चीफ माइनर थे, वो कौन थे, वो सबॉर्डिनेट थे पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। एंड उन्होंने क्या किया, सबॉर्डिनेट थे। एंड विजयालय हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफ फैमिली, विजयालय एक एंशिएंट चीफ फैमिली से बिलोंग करता था ऑफ द चोलास फ्रॉम they were subordinate to the पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम के वो सबॉर्डिनेट थे। एंड नेक्स्ट हु बिलोंग टू द एंड विजयालय हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफ फैमिली ऑफ द चोला। जो विजयालय थे वो एंशिएंट फैमिली से बिलोंग करते थे, एंशिएंट चीफ फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब मुखिया की फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड बिलोंग करते थे ऑफ द चोलास एंड उरैयूर। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सबॉर्डिनेट और उरैयार के जो चोला प्राचीन मुखिया परिवार के विजयलाय के 9th सेंचुरी की मध्य से मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। द चोलास जो विजयाला थे वो एक एंशिएंट चीफ फैमिली से ऑफ द चोलास फ्रॉम उरैयूर से बिलोंग करते थे। उरैयार के चोलास के जो चीफली मुखिया परिवार थे, विजयाल ने क्या किया, मुटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा कर लिया। देखो जो विजयाला है, मेन इसमें विजयाला ने मुटियार को हराकर उन पर कब्जा कर लिया। और वो कहाँ के थे, वो चोल के थे। और वो कहाँ के थे, प्राचीन मुखिया के, और चोल वंशीय थे, प्राचीन मुखिया के परिवार के। एंड उसने वहाँ पे तंजावुर शहर और यू कैन से कि ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर, उन्होंने बिल्ड किया टाउन तंजावुर का। एंड द टेम्पल फॉर बुद्धिस्ट एंड दैट इज उन्होंने निशुम सुदिनी देवी का मंदिर बनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो विजयाला जो हाईली चीफली फैमिली से बिलोंग करते थे और चोल राजा वंशों के, मतलब तो उन्होंने क्या किया, फ्रॉम उदयपुर, उन्होंने उदयपुर के थे, दैट इज फ्रॉम उदयपुर के जो उदयपुर के चोल थे उनमें एक विजयाल था। विजयाल ने किस पे कंट्रोल किया था, विजयाल ने कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम दी, उन्होंने डेल्टा ले लिया था। और किससे ले लिया था उन्होंने डेल्टा, उन्होंने कंट्रोल डेल्टा पे किस पे किया था, मुटियारों को हरा के विजयाला ने कंट्रोल ले लिया था। एंड कैप्चर दी
delta from the Muttiar in the middle of the 9th century. और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 9th सेंचुरी के जो बीच में थे मुटिहार को हराकर इस संकट पर अपना इस डेल्टा पर अपना कब्जा जमाया। ठीक है, 9th सेंचुरी में इस डेल्टा पे अपना कब्जा जमाया था। चोल प्राचीन थे, जो उरैयार के चोल प्राचीन थे, विजय याल एंड और उन्होंने कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए थे, उन्होंने जो टेम्पल्स बनवाए थे या सजेस्ट किया था तंजावुर शहर में, और निशुम्भ सुंदनी देवी का मंदिर बनाया, निशुम्भ सुंदनी देवी का मंदिर बनाया। एंड the successors of the Vijayal conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. जो विजययाल के उत्तराधिकारियों ने, विजययाल के यू कैन से सक्सेसर जो थे, जो उनके बेटे थे, राजकुमार थे, ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उनके राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। उन्होंने क्या किया, विजययाल ने, जो उनके सक्सेसर थे, उन्होंने उनको पड़ोसियों राज्य में, मतलब कि अपने आसपास के एरिया को कंट्रोल करने के लिए कहा और अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए कहा और अपने पावर्स को भी एक्सपैंड करने के लिए कहा। दोनों और ये पावर भी एक्सपैंड हो रही थी और उनका एरिया भी एक्सपैंड हो रहा था। दैट इज द सक्सेसर ऑफ विजययाला, मतलब विजययाल, द सक्सेसर ऑफ विजयालय, द सक्सेसर ऑफ विजयालय, द सक्सेसर ऑफ विजयालय conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. वो अपने एरिया के आसपास जो ग्रो इन साइज में, जो उनसे पावरफुल है, उनके मतलब वो कोशिश क्या करते थे, जो उनके जो सक्सेसर थे विजययाल के, उन्होंने अपने आसपास के एरिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था और अपने एरिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, उनपे मतलब राज्य करना स्टार्ट कर दिया था और वो अपने स्टेट को काफ़ी ग्रेट साइज में बढ़ा रहे थे और पावर दे रहे थे। एंड द पांड्या एंड इज पल्लव टेरिटरी, जो पांड्य थे और पल्लव के बीच, पांड्या और पल्लव टेरिटरीज में इन्होंने क्या किया, इस राज्य के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, दैट इज साउथ एंड नॉर्थ वो मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। मीन्स कि उन्होंने जो पांडव थे, जो पांड्यन थे, साउथ एंड नॉर्थ के जो पांड्यन थे और जो पल्लव के इलाके, इस जो पांडव और पल्लव के जो एरिया, जो पांडव और पल्लव ने जो अपना एरिया जीता था, उसको किस में मिला दिया गया, उसको इसमें मिला दिया गया। एंड उसको कौन से एरिया में मिला दिया गया, उनको इसी में एरिया में विजयालय में मिला दिया गया। और जो उनके सक्सेसर थे, उन्होंने क्या किया, दूसरे राज्यों पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, अपने साइज को, मतलब अपने लैंड के साइज को बढ़ाने के लिए, अपने किंगडम के साइज को बढ़ाने के लिए स्टैंड कर दिया अपनी पावर को। द पांड्यन और पल्लव, द पांड्यन एंड पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ, ये पांड्यन और पल्लव जो टेरिटरीज है वो साउथ में है, नहीं तो नॉर्थ में। वन मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, वो भी पार्ट बनना चाहते हैं इस किंगडम के, वो भी पार्ट बनना चाहते हैं। एंड पल्लव के Raja, I consider the most powerful
Chola ruler became king in 1985 and expanded control over most of the area. Most of these area. जो पांड्यन और पल्लव की टेरिटरी थी साउथ टू नॉर्थ वो मेड अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम। विजयालय ने क्या किया, उन टेरिटरीज को अपने कब्जे में करना स्टार्ट कर दिया। एंड राजा राज फर्स्ट, जो राज फर्स्ट थे, कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। जो राज फर्स्ट थे, उन्हें कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। उन्हें कंसीडर किया जाता है कि वो मोस्ट पावरफुल थे। एंड ही ऑल्सो मोस्ट पावरफुल चोला रूलर थे। बिकेम किंग इन, वो किंग कब बन गए थे 985 में। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरिया। मीन्स कि जो राजा राज फर्स्ट थे, उन्होंने भी अपने एरिया को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया था, अपने आसपास एरिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। आई कंसीडर दी मोस्ट पावरफुल, और ये हम कंसीडर करते मीन्स कि राजा राज फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने मोस्ट पावरफुल, मतलब कंसीडर, उनको क्या कंसीडर किया जा रहा था, मोस्ट पावरफुल चोल रूलर। and you can say Chol most powerful and of these area। विजययाल के सक्सेसर ने अपने आसपास के एरिया को जीता और उसके राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति, मतलब अपना एरिया और अपने स्ट्रेंथ के मतलब कंट्रोल करता जा रहा था, अपने एरिया भी बढ़ाता जा रहा था, अपने पावर को भी या स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता जा रहा था। यू कैन से साउथ, और जो नॉर्थ में साउथ और नॉर्थ में कौन कौन थे, पांड्या। साउथ और नॉर्थ में पांड्या थे, और पल्लव के इलाकों का कुछ हिस्सा था। पांडव और पल्लव के इलाकों का कुछ हिस्सा इसमें था, और ये 1985 तक राजा राज सबको कंट्रोल करना चाह रहे थे। ही ऑल्सो रेगनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे भी काफ़ी ध्यान दिया। एंड राजा राज सन राजेंद्र फर्स्ट, जो राजा राज के सन थे राजेंद्र फर्स्ट थे, कंटिन्यू विथ पॉलिसीज। उन्होंने कुछ पॉलिसीज को कंटिन्यू किया। एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, और उसके बाद भी उन्होंने गंगा वैली को रेडेड किया। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, developing a navy of these expeditions। राजा फर्स्ट कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। उन्हें कंसीडर किया जाता था कि मोस्ट पावरफुल चोला रूलर है। बिकेम किंग, वो 985 में राजा बन गए, और उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सपैंड करना ओवरऑल, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे कंट्रोल कर चुके थे। एंड ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल। उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया था ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल पे। एंड रेगनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द
ही ऑल्सो रेगुलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को, मीन्स के एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से क्या किया, उन्होंने रीऑर्गेनाइज्ड किया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को। देन राजा राम सन, जो राजा के जो सन थे राजेंद्र फर्स्ट, राजा के जो सन थे राजेंद्र फर्स्ट, दैट इज कंटिन्यू हिज पॉलिसीज, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू किया एंड पॉलिसी को कंट्रोल किया एंड इवन रेडेड दी गंगा वैली। उन्होंने राजा के जो बेटे थे दैट इज राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया, अपने राजेंद्र फर्स्ट उन्होंने अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू किया, इवन रेडेड दी गंगा वैली, और नीतियों को कंट्रोल किया। और उन्होंने गंगा मीन्स की गंगा वैली श्रीलंका, गंगा वैली श्रीलंका पूर्व एशिया के कंट्रीज पर हमला भी किया और इन कंट्रीज पर डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशन एंड उन्होंने एक एक्सपैंड किया, नेवी का ग्रुप बनाया। उन्होंने क्या किया, नेवी का ग्रुप बनाया। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर मीन्स जो राजा थे फर्स्ट कंसिडर, उन्हें मोस्ट पावरफुल चोल ट्रेडर कहा जाता था और वो 985 में राजा बन गए एंड एक्सपैंड एंड कंट्रोल, मतलब उन्होंने इतना अपने राज्य को एक्सपैंड किया कि आसपास की एरिया भी उनके कंट्रोल में आ गई और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज करवाया। बट राजा जो सन थे राजेंद्र फर्स्ट थे, कंटिन्यू हिज पॉलिसी, उन्होंने कंटिन्यू किया अपनी पॉलिसी को एंड इवन रेडेड दी गंगा वैली, और उन्होंने रेड भी किया कहाँ पर, गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशन मीन्स कि उन्होंने क्या किया, श्रीलंका और अदर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशन मीन्स कि उन्होंने इनके लिए नेवी का भी यूज़ किया, या उन्होंने नेवी के लिए भी नेवी की एक आर्मी को तैयार किया। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर राजेंद्र ने अपने पापा की पॉलिसी की को कंटिन्यू कर दिया था। राजा का बेटा था राजेंद्र, पॉलिसीज को कंटिन्यू किया और गंगा वैली के पास रेड करना स्टार्ट कर दी रेड, और श्रीलंका और जो कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया थी डेवलपिंग अ नेवी फॉर दी, और वो सब इनके लिए मतलब जो उनका राज्य बिल्कुल एक्सपैंड होता जा रहा था उसके लिए क्या किया था, कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी, वो एक नेवी को डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज मीन्स कि वो इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक नेवी को तैयार कर रहे थे, नेवी गवर्नमेंट को प्रिपेयर कर रहे थे। एंड भव्य यू कैन से स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर मीन्स, स्प्लेंडेड मीन्स कि भव्य बहुत बड़ा, और ब्रोंज स्कल्पचर मीन्स होता है मूर्ति कला, स्कल्पचर मीन्स क्या होता है, मूर्ति कला।
The big temples of Tanjavur and Gagaikonda Cholpuram, built by Raja Raj or Rajendra, are architectural and sculptural marvels. जो राजा राज और राजेंद्र ने फर्स्ट टाइम उनके टाइम पे द बिग टेम्पल्स, कौन कौन से बिग टेम्पल्स थे? तंजावुर और गगईकोंड-चोलपुरम। ये जो टेम्पल्स थे किन्होंने बनवाया था? राजा राजा ने और राजेंद्र ने। किन्होंने बनवाया था? राजा राजा ने और राजेंद्र ने इसको बनवाया था। आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। वो क्या है? आर्किटेक्चरल भी है और उसमें आर्किटेक्ट भी है, और स्कल्पचरल मीन कि एक मूर्ति भी है। एंड यू कैन से कि मूर्ति भी है। एंड चोल टेम्पल्स ऑफन बिकेम दी Chol temples often became the nuclei of settlement which grew around them, and we can say जो चोल टेम्पल्स थे उनमें ऑफनली क्या होता रहता था कि became the nuclei of settlements which grew around them। आसपास जितने भी डेवलप एरिया होने वाली थी, आसपास टेम्पल वो ऑफन बिकम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट विद ग्रो अराउंड देम। मीन्स कि चोल जो मंदिर था अक्सर अपने आसपास डेवलप होने वाली जो बस्तियों के केंद्र बन गए। जो हमारा चोल मंदिर था वो एक तरह से क्या बन गया? विच ग्राउंड न्यूक्लियर सेटलमेंट बन गया, न्यूक्लियाइज सेटलमेंट बन गया। बट these were centers of craft production। और ये मतलब ये जो टेम्पल्स थे जो आसपास वर्क हो रहा था, सेटलमेंट वहाँ पे लोग जाके कर रहे थे, कि ये कौन सा सेंटर बन गया था? क्राफ्ट सेंटर बन गया था। वहाँ सब लोग क्राफ्ट का वर्क कर रहे थे। एंड दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट का तो बन गया। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोड विथ लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। और क्या हुआ कि ये जो मंदिर के रूलर्स थे they were centers of craft production। temple were also endowed with land by means कि जो टेम्पल बने that time, जो टेम्पल्स बिल्ड हुए थे, जो टेम्पल बिल्ड किए गए थे, वो रूलर्स और अदर पीपल्स के द्वारा लैंड दिए जाने पर उन टेम्पल्स को वहाँ पर बिल्ड किया गया था। मीन्स कि उसमें रूलर्स भी देंगे और पीपल्स भी देंगे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it: priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. And you can say the
प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, इस लैंड में क्या क्या प्रोड्यूस होता था, वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल दी स्पेशलिस्ट, मीन्स कि इस लैंड पर कितना मतलब कितनी फसल हो सकती है, दैट इज इस भूमि की उपज, उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में ये जो लैंड पे जो आप ग्रो करते थे, मीन्स की द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वन इनटू मेंटेनिंग ऑल दी स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट दी टेम्पल, जो प्रोडक्ट होता था, जो हम इस लैंड पे जो प्रोडक्ट को उगाते थे, वो हम किसमें यूज करते थे, जो स्पेशलिस्ट थे, जो हमारे मंदिर की देखरेख कर रहे थे, जो हमारे मंदिर के पास रहते थे, उनकी मेंटेनेंस पर खर्च कर रहे थे, उनकी मेंटेनेंस पे खर्च कर रहे थे। एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट, और वो कहाँ बिल्कुल बहुत पास रहते थे और उनके लिए काम करते रहते थे। दैट इज कौन कौन सा वर्क उन्हें करना पड़ता था, जो स्पेशलिस्ट थे, दैट इज प्रीस्ट का, गार्लेंड मेकर एंड कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, इन सब का काम इनको, एंड डांस एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, अगर आप अदर वर्ड्स की बात करें तो दे वर दी हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। अगर आप हब की बात करना चाहते हैं तो ये क्या है, among in other words temples were not only places of worship, अगर हम अदर वर्ड की बात करें, जो टेम्पल है वहीं पे पूजा नहीं की जा सकती है। दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये एक तरह का हब है, मीन्स कि यहाँ आके लोग इकोनॉमिकली, सोशली और मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। एंड they were the hub of economic. Among the craft association with temple, the making of bronze images was the most distinctive. Means कि मंदिर के साथ among the जो क्राफ्ट थे वो एसोसिएटेड विथ टेम्पल्स के साथ एसोसिएटेड जुड़ गए थे। द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, और मतलब जो ब्रोंज से इमेज बनाना बहुत ही अलग बात थी, मीन्स की बहुत ब्यूटीफुल टॉक था। एंड चोला ब्रोंज इमेज आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन दी वर्ल्ड। जो चोला ने कॉपर से जो मूर्ति बनाई, वो फाइनेस्ट था पूरे वर्ल्ड में, उस जैसी मूर्ति कहीं नहीं थी। एंड उस जैसी मूर्ति कहीं नहीं थी। while most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. means कि जो when most images were of deity, means कि अधिकतर जो इमेजेस थी वो भगवान की थी। एंड जो भगवान की इमेजेस होती है वो कौन बनाते हैं, डिवोटीज भगवान की इमेजेस बनाते हैं, डिवोटीज भगवान की इमेजेस बनाते हैं। एंड मतलब टेम्पल से पूजा करने का ही घर नहीं होता, वहाँ इकोनॉमिकली, सोशली और यू कैन से इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चर लाइफ का भी डेवलप होता है, कल्चर लाइफ का भी डेवलप होता है। क्योंकि दैट इज चोल टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट विच ग्रो अराउंड देम। जो चोल टेम्पल से ऑफन बिकम सबकी सेटलमेंट, जो चोल टेम्पल से चोल जो टेम्पल से आसपास का जो एरिया था डेवलप हो रहा था, तो जब भी मीटिंग करनी थी हमेशा हम किस
उसके आसपास के एरिया के लोग कहाँ जाते थे? टेम्पल, और वो उनका सेंटर बन गया था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। एंड टेम्पल वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड, और टेम्पल्स कब बनते थे? जब रूलर या अदर पीपल्स अपनी लैंड को देते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल दी स्पेशलिस्ट। जो प्रोड्यूस होता था लैंड से, वो उसका इस्तेमाल वो लोग करते थे स्पेशलिस्ट को मेंटेन करने के लिए, वर्क एट दी टेम्पल। और मतलब स्पेशलिस्ट को जो टेम्पल में काम करता था उसको देते थे। एंड जो प्रोड्यूस होता था लैंड पे, वेरी ऑफन लिव नियर इट। और उसके बाद उन्होंने किसके पास रहना सबके स्टार्ट कर दिया? प्रीस्ट के पास, गार्डन मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन। अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें, जो टेम्पल्स थे सिर्फ पूजा करने के लिए वो टेम्पल्स नहीं थे, और भी काम आप उन टेम्पल्स पे कर सकते थे। एंड इस भूमि मीन्स इस लैंड में जितने भी प्रोड्यूस हो रहे थे, दैट जितना भी खर्चा हो रहा था वो मंदिर के जो टेम्पल के आसपास लोग रहते थे उनके लिए काम करते थे। मीन्स कि जितना भी इस पे टेम्पल्स पे खर्चा होना, स्पेशलिस्ट पे खर्चा होना, तो इन सब का खर्चा कौन? जो आसपास के एरिया के लोग थे वही आके यहाँ पर काम करते थे इन टेम्पल्स पे, वही आके यहाँ पे वर्क अपना कंप्लीट करते थे। और वो अपना कंप्लीट काम क्या करते थे? जैसे वो प्रीस्ट थे, कोक, स्वीपर, म्यूजिशियन, ये सब थे। एंड और वो लोग ब्रोंज की अमंगस दी क्राफ्ट, वो लोग ब्रोंज की इमेजेस भी बहुत अच्छी मेंटेन करके बनाते थे। और माना जाता था कि उन्होंने ज़्यादातर जो टेम्पल्स है उन्होंने प्रिपेयर किया, उन्होंने कौन से देवी देवताओं के टाइप्स ऑफ देवी देवताओं के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी प्रतिमाओं, उनके डाइटीज को प्रिपेयर किया, बनाया उनकी मूर्तियों के। लेकिन कुछ प्रतिमाएं उनकी मूर्तियों को बनाया, और कुछ जो डाइटीज थी वो उनके डिवोटीज ने बनाया। कुछ तो स्पेशलिस्ट ने बनाया, क्राफ्ट पर्सन ने, और कुछ ने क्या किया? वो डिवोटीज ने बनाया था जो भगवान को मानते थे।